हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 10 दैट इज ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि पिलग्रिम्स का खोज। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पिलग्रिम्स ने आखिर क्या खोज किया, उनका क्या खोज हुआ। तो वो जहाँ जहाँ ट्रेवल किए, एक तरह से क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर किए, क्या चीज़ों को आज हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा, पिलग्रिम्स के द्वारा। तो सबसे पहले पिलग्रिम्स होता क्या है। तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो पिलग्रिम्स उन लोगों को, उन पुरुष या महिला दोनों हो सकता है पिलग्रिम, तो उनको कहते हैं जो अपने होली प्लेसेस यानी कि धार्मिक स्थान पे पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक तरह से यात्रा करके जाते हैं। जैसे मुस्लिम लोग मक्का और मदीना जाते हैं, हिंदू लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो है उनका जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, वहाँ जाते हैं। जैसे चाइनीज़ लोग आते हैं इंडिया में, जैसे बिहार में है, केसरिया में है बौद्ध स्तूप, वहाँ भी आते हैं। तो वैसे ही चलते रहता है। तो जो लोग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम्स बोलते हैं। अब ये लोग जाते कैसे थे, तो अभी तो चले जाते हैं, चलो फ्लाइट से, कार से, जो भी है। उस टाइम कैसे जाते थे, तो उस टाइम ये लोग ट्रेडर्स के थ्रू चले जाते थे, ट्रेडर्स के साथ जाते थे। As traders journeys to distant lands in caravans and ships, pilgrims often travel with them। तो जब ट्रेडर्स, हम लोग पिछले चैप्टर्स में, लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ट्रेडर्स ही सबसे ज़्यादा ट्रेवल करते थे पहले, बिजनेस के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाते थे। तो ये जो पिलग्रिम्स होते थे ये भी उन्हीं के साथ एक तरह से चिपक जाते थे, उन्हीं के साथ चल देते थे। तो जाते किस चीज़ से, तो उस टाइम कैरावंस या शिप से जाते थे ये लोग। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाजियान who came to subcontinent about 1600 years ago, and Zhuangzhang who came around 1400 years ago, and I King who came about 50 years after Zhuangzhang। तो इसमें से कुछ फेमस जो हैं चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, जो कि चाइना से आए थे। बुद्ध धर्म के वो लोग क्या थे, फॉलोअर थे, और वे लोग बुद्ध धर्म के होली प्लेसेस पे चाइना से ट्रेवल करके आए थे। उसमें फाजियान, इनको फाइयान भी लिखा जाता है। तो वो 1600 साल पहले आए थे। जुआंगजांग, जो कि हुएनसांग भी कहीं कहीं लिखा होता है, शायद दोनों एक ही है। तो ये 1400 साल पहले आए। आई किंग, इनको इत्सिंग भी शायद कहीं कहीं लिखा होता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है आई किंग के बारे में। बाकी ऊपर दोनों कंफर्म है। तो ये 50 साल बाद आए थे, किसके, हुएनसांग के। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, जिनको चैप्टर 7 में हम लोग देख चुके हैं। एज वेल एज फेमस मोनास्ट्री। तो ये लोग आए थे बुद्धा से रिलेटेड जो भी फेमस जगह है, जो मोनास्ट्रीज है, उसको विजिट करने। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब ये तीनों लोग या और भी जो पिलग्रिम्स लोग आए, तो वे लोग ट्रेवल किए तो अपना एक अकाउंट बनाए, यानी कि जो जो जगह पे गए वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, क्या वहाँ के लोग हैं, क्या वहाँ का पॉलिटिक्स है, सबको उसमें वे लोग कवर कर लिए। और वो छोड़ करके चले गए या कुछ ले करके चले गए, यानी कि आज हमारे लिए वो एक तरह से अकाउंट छोड़ के गए हैं, जिससे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलता है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। तो वे लोग जब यात्रा करते थे तो क्या क्या खतरा होता था उनके यात्रा के बीच में, रास्ते में, उसको वे लोग लिखे। विच ऑफन टुक ईयर्स, जिसमें सालों लग जाते थे कभी किसमें, यात्रा करने में। ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनास्ट्रीज दैट दे विजिटेड, यानी कि जो कंट्री या जो मोनास्ट्री एक जगह से दूसरी जगह वे लोग विजिट करते थे तो सालों लग जाता था उसमें। एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, और जो बुक वे लोग अपने साथ लेकर के चले गए, वापस लेकर के चले गए, सबके बारे में हमको क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। जुआंगजांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया कैरिड बैक with him statues of the Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the back of horses। तो जुआंगजांग यानी कि वेनसंग जो कि चाइना से आया था, तो जब वो चाइना बैक गया, यानी कि चाइना वापस गया, तो किस रास्ते से गया, तो चाइना अभी आप मैप में देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया होते हुए गया। ठीक, जब वो यहाँ से गया तो बुद्ध भगवान का काफ़ी सारा स्टैच्यू यानी कि मूर्ति लेकर के गया, जो कुछ सोने के बने हुए थे, कुछ सिल्वर के बने हुए थे, कुछ सैंडलवुड के बने हुए थे। ठीक है, और 600 के आसपास में मानस स्क्रिप्ट भी वो यहाँ से घोड़े के पीठ पर लाद करके लेकर के गया। ओवर 50 Manus scripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized।
तो 50 से अधिक मानस स्क्रिप्ट तो खो गया। क्यों, कैसे खोया, तो जिस बोट पे वो जा रहा था वो बोट ही पलट गया। ठीक है, तो 50 से अधिक मानस स्क्रिप्ट खो गया। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese। तो जब वो इंडिया आया तो उसने संस्कृत का नॉलेज, मतलब संस्कृत का नॉलेज ग्रहण किया, संस्कृत को सीखा। और जब वो यहाँ से वापस गया तो जो मानस स्क्रिप्ट बुक वगैरह लेकर के यहाँ से गया था उसको वो वहाँ पे ट्रांसलेट किया। तो लगभग वो अपने बाकी के ज़िंदगी में 50 के आसपास जो है, सॉरी, बाकी के ज़िंदगी में नंबर नहीं दिया है, लेकिन जो बाकी के मानस स्क्रिप्ट उसके पास बचे थे लगभग 550, तो उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश किया, या किया भी बहुत सारे को, एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है। हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना, अब फाहियान कैसे चाइना रिटर्न हुआ ये तो हम लोग वेंसांग का देख लिए। तो फाहियान बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। तो फाहियान जो है बंगाल से शुरू करता है वापस जाने का, अपने घर वापस जाने का यात्रा। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। तो वह क्या करता है, एज यूजुअल कुछ व्यापारी लोग थे उनके शिप पे बैठ जाता है, उनके साथ चल देता है। दे हैड बारली ट्रेवल फॉर 2 days व्हेन दे वेयर कॉट इन अ स्टॉर्म। तो वे लोग बड़े मुश्किल से 2 ही दिन अभी ट्रेवल किए थे। उसके बाद क्या होता है, वे लोग एक तूफान में फंस जाते हैं, समुद्र में जो तूफान आता है, लहर आता है, उसमें वे लोग फंस जाते हैं। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोइंग देयर मर्चेंटाइज overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking। तो जो भी मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी लोग थे, वो अपना व्यापार करने के लिए जो सामान रखे थे उसको वे लोग क्या करने लगे, समुद्र में फेंकने लगे, ताकि शिप का जो हो वेट कम हो सके, ताकि शिप डूबे नहीं। फाइयान थ्रेव अवे हिज मिगारे पर्सनल बिलोंगिंग्स बट क्लंग्स टू हिज बुक्स एंड द स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा दैट ही कलेक्टेड एंड फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। तो ये लोग तो अपना सामान वगैरह फेंकने लगे जो मर्चेंट्स थे, लेकिन फाइयान जो था वो सिर्फ अपना पर्सनल सामान, हो सकता है अपना कपड़ा या और भी जो उसके पर्सनल सामान थे, सिर्फ उसको फेंका। यहाँ से जो बुक या जो स्टैच्यूज लेकर के जा रहा था बुद्धा का, वो उससे चिपका रहा, यानी कि उसको उसने फेंका नहीं, छोड़ा नहीं। और फाइनली जो है 13 दिन के बाद जो है स्टॉर्म क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी। अब देखिए वो समुद्र को कैसे डिस्क्राइब करता है। द सी इट सेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। तो बताता है कि समुद्र तो अपने में काफ़ी ज़्यादा विशालकाय है, उसका कोई सीमित छोर नहीं दिख रहा था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। तो वो जब समुद्र में था उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे जिस सिचुएशन में वो था, ना पूरब पता चलता था ना पश्चिम पता चलता था, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। तो जब सूर्य को या चंद्रमा को या स्टार्स को जब तक आदमी देख नहीं लेता था, तब तक पता ही नहीं चलता था किस डायरेक्शन में है। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द विंड्स। तो जब अंधेरा हो जाता था, जब वेदर जो है एक तरह से शाम ढल जाता था, तो चलने का सिर्फ एकमात्र तरीका था विंड, जिधर हवा बहता था उधर ही चल दो, ऐसा उन लोगों का मतलब रास्ता अपनाना पड़ा था उन लोगों को। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। तो उसको लगभग 90 दिन लग गया। जावा द्वीप है, एक आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है, तो वहाँ पे जाने में लगभग 90 दिन लग गया इंडिया से। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पे जाकर के फाइयान जो है 5 महीने तक रुकता है, बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। तो 5 महीना रुकता है, 5 महीने बाद वो क्या करता है, फिर एक मर्चेंट के शिप में बैठ करके और चाइना के लिए निकल लेता है। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो नालंदा जो है अभी प्रेजेंट में बिहार में है, ठीक है। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है, लर्निंग का साइट था, और अभी जो है नालंदा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो जुआंगजांग एंड अनदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड। तो जुआंगजांग या और भी जो पिलग्रिम्स आए थे चाइना से, तो वे लोग नालंदा में आकर के रुके, काफ़ी साल रुके यहाँ पे। और यहाँ पे वो लोग क्या किए, बुद्धिस्ट धर्म के बारे में या बुद्ध से रिलेटेड और भी जो जानकारी है उसको स्टडी किए, ठीक है। कहाँ पे, फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा में। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स। तो यहाँ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है जुआंगजांग के बारे में, वो क्या बताता है उसको हम लोग देखते हैं। तो द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। तो टीचर के बारे में बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुणी व्यक्ति थे, यानी कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुण था और काफ़ी ज़्यादा वो टैलेंटेड भी थे। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। वो बताता है कि उस टाइम के जो टीचर थे वो बुद्धा के टीचिंग को काफ़ी सिंसियरली, यानी कि काफ़ी रिलीजियसली उसको फॉलो करते थे।
द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट, तो मोनास्ट्री का जो भी रूल रेगुलेशन था, जो भी नियम कानून थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम, और सबको उसको फॉलो भी करना पड़ता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरा दिन जो है डिस्कशन चलते रहता था किसी न किसी टॉपिक पे। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, तो जो जवान या बूढ़े थे वो एक दूसरे को मदद करते थे, यानी कि जवान लोग जो है वो जो उम्र दराज लोग थे उनका मदद करते थे, उम्र दराज लोग जवान लोगों का मदद करते थे, सब एक दूसरे का मिलजुल करके रहते थे, मदद करते थे, ये बताना चाह रहा है। लर्नेड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स, तो जो विद्वान व्यक्ति थे दूसरे सिटी में, जो विद्वान व्यक्ति लोग थे, उनको अगर कभी कोई डाउट होता था तो वो लोग नालंदा में आते थे इस डाउट को सोल्व करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू इंट्रांस टिपिकल क्वेश्चंस, तो जो नया नया एंट्री मारना चाहता था नालंदा के अंदर, तो गेट कीपर भी एजुकेटेड होते थे। आप इसी से समझ लीजिए कि गेट कीपर उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता था अंदर जाने से पहले। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस, और जो क्वेश्चन गेट कीपर पूछा करता था उसका आंसर देने के बाद ही लोगों को एंट्री मिलता था। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, सोचिए गेट कीपर्स उस टाइम कितने एजुकेटेड थे। वो 10 सवाल पूछते थे और 7 से 8 लोग तो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। 10 लोगों में से, सॉरी 10 लोगों से सवाल पूछते थे और 7 से 8 लोग जो है जवाब नहीं दे पाते थे। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।